ये जो श्रम संघ है उनको अलग अलग विद्वान जो है वो अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई किए, यानी डिफरेंट ऑथर्स हैव क्लासीफाइड द ट्रेड यूनियन ऑन डिफरेंट बेसिस। अलग अलग विद्वान अलग अलग आधार पर श्रम संघ को क्लासीफाई किए हैं। तो मानिए कि इतने स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, ये स्टूडेंट बैठे हैं, इसको अगर जेंडर के बेसिस पर, लिंग के बेसिस पर बांटे तो हो सकते हैं कि लिंग के बेसिस पर ऐसे दो टुकड़ा में बंट जाए, 1 और 2 में बंट जाए। नहीं, इसी को लिविंग एरिया के बेसिस पर बांटे, निवास क्षेत्र के आधार पर बांटे तो इतना ही जो है हो सकता है कि 3 टुकड़ा में बंट जाए, 1 2 3 टुकड़ा में बंट जाए। नहीं, जाति में बांटे तो हो सकता है 20 टुकड़ा में बच जाएगा, लेकिन द नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस विल बी रिमेन सेम। ट्रेड यूनियन की संख्या कितना होगा, उतना ही होगा। तो अलग अलग बेसिस पर अलग अलग विद्वान बांटे हैं, कोई 2 भाग में, कोई 3 टुकड़ा में, कोई 5 टुकड़ा में, कोई 4 टुकड़ा में, इस तरह से प्रकार बताया। लेकिन इसमें LSW में 3 ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कि थ्रू आउट आपको जब ट्रेड यूनियनिज्म पढ़िएगा या अदर पढ़िएगा तो वहाँ ये तीनों क्लासिफिकेशन का कहीं ना कहीं यूज़ है, समझे। तो वही 3 क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, 3 बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है ट्रेड यूनियन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ, पहला ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। निबंधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, निबंधन के आधार पर, समझे। देखिए, जो विभिन्न देश हैं, भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, या जो देश है, वो हर देश में जो कंट्रीज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ये हर कंट्री में वो लीगल प्रोविज़न है, लीगल प्रोविज़न रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। समझे। जितने भी अलग अलग देश हैं, हर देश में श्रम संघ के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या है, कानून है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में हमारा ट्रेड यूनियंस एक्ट है, श्रम संघ अधिनियम है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, यहाँ ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन एक्ट टूलरा है, ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन एक्ट टूलरा, समझे। टूलरा शॉर्ट में पढ़िएगा, इसको पूरा पढ़ना होगा तो ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशंस एक्ट। टाफ्ट हार्टले एक्ट है अमेरिका में, उसके तहत रजिस्ट्रेशन की बात किया गया है, ठीक है। तो हर देश में ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी प्रावधान बना है। तो इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और दूसरा अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। इस आधार पर ट्रेड यूनियन कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में। यानी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन द ट्रेड यूनियंस आर क्लासिफाइड। इस एसी पर ट्रेड यूनियन जो है वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इन 2 कैटेगरीज। पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और दूसरा अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन।
रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और दूसरा अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। यानी ऑन द बेसिस ऑफ registration the trade unions are classified in two categories, registered trade unions and unregistered unions. registered trade union कौन कहेंगे? those trade unions which are constituted in any country and also registered under the law implemented in that country. वैसे श्रम संघ जो किसी देश में गठित हो तथा उस देश में लागू कानून के अंतर्गत अपना निबंधन कराया हो, उसको हम लोग कहेंगे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। Unregistered, any trade union which is constituted in any country but not registered under the law regarding registration implemented in that country, यानी कि वैसा ट्रेड यूनियन जो किसी देश में गठित हो लेकिन उस देश में श्रम संघ के निबंधन से संबंधित लागू कानून के अंतर्गत अपना निबंधन नहीं कराया हो, तो उसको क्या कहेंगे? अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब हम लोग स्टॉक टेकिंग करें इंडिया में। इंडिया में देखें कि इंडिया की क्या स्थिति है, नहीं समझे? इंडिया के देखिए, इंडिया में क्या है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज कंपल्सरी और वॉलंटरी? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज क्या है? वॉलंटरी है। वाई इट इज वॉलंटरी? क्योंकि राइट टू एसोसिएशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वॉलंटरी इसलिए है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में है हमारा राइट टू एसोसिएशन। एसोसिएशन एज फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो भारत में ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन क्या है? वॉलंटरी इन नेचर है, बिकॉज यू हैव राइट टू एसोसिएशन अंडर फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ देखें कि इंडिया में ट्रेड यूनियंस एक्ट भी है। इंडिया में ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, लेकिन ट्रेड यूनियंस एक्ट भी है। तो ट्रेड यूनियंस एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराता है उसको सर्टेन स्पेसिफिक राइट मिल जाता है, समझे? और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको राइट नहीं मिलेगा। इसलिए वो राइट क्या है? एक तरह का प्रोटेक्टिव मेजर है टू द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के लिए एक संरक्षात्मक मेजर है, समझे? जब ट्रेड यूनियंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल देखेंगे। यहाँ यही जान लीजिए, जैसे आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको क्रिमिनल कंस्पायरेसी का आप पर आरोप नहीं लगेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के तहत आपका मुकदमा नहीं होगा, पावर ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी दबाव डालने की शक्ति आप पर आ जाएगा, एम्प्लॉयर पर दबाव डालने की शक्ति आ जाएगा, वही दबाव के चलते स्ट्राइक करके दबाव डालता है, समझे? तो दबाव डालने, एग्रीमेंट को लागू करने के लिए दबाव डाल सकते हैं, ये सब शक्ति आ जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा तो वो शक्ति नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ट्रेड यूनियन क्या करते हैं? अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, समझे? अब दूसरा इंडिया में देखिएगा, इंडिया में दूसरा देखिएगा। इंडिया के कंटेस्ट में आपको कितने तरह ट्रेड यूनियन मिलेगा? दो तरह का मिलेगा, एक मिलेगा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और दूसरा अनरजिस्टर्ड। तो इंडिया में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो जब लंबा समय तक जिंदा रहना हो तब रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि कम समय तक जिंदा रहना है तब रजिस्ट्रेशन जरूरी है? लंबा समय तक। तो ट्रेड यूनियन लंबा समय तक कब जिंदा रह सकता है? जब उसके ऑब्जेक्टिव एक हो कि अनेक हो? अनेक हो। तो वैसे ट्रेड यूनियन जिसके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स फॉर मेंबर्स हैं,
नहीं समझे? तो इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन जितने भी हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मल्टीपल में होता है। 4 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ तो 10 को जोड़ दिया, 5 को जोड़ दिया, समझे? तो जहाँ लंबा समय तक ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कर रहा है, फिर से जोड़ रहा है, फिर से हटा रहा है, जोड़ रहा हटा रहा है, उस ट्रेड यूनियन को लंबा समय जिंदा रहना है, समझे? तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। दूसरा, अनरजिस्टर्ड कौन है भाई? अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन है? जिनकी मोनो ऑब्जेक्टिव होता हो, जिसका सिंगल ऑब्जेक्टिव हो, जिसका ऑब्जेक्टिव कैगो हो? एक ही हो। जैसे असफल 65वीं बीपीएससी प्रत्याशी संघ, अभ्यर्थी संघ, 65वीं बीपीएससी असफल अभ्यर्थी संघ, यानी जो असफल हो गया है उनका संघ बन गया है, समझे? उनका एक उद्देश्य है, असफल हो चाहे सफल नहीं हो, वो ट्रेड यूनियन क्या हो जाएगा? बाद में भंग हो जाएगा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? असफल दरोगा प्रत्याशी संघ बन गया, असफल व्याख्याता प्रत्याशी संघ बन गया। तो ये जिसके पास मोनो ऑब्जेक्टिव है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, पूरा हो तब वो मरेगा, नहीं पूरा हो तब वो ट्रेड यूनियन भंग होगा, समझे? वो ऑब्जेक्टिव वो जोड़ नहीं सकता है। तो वैसा ट्रेड यूनियन जिसके पास मोनो ऑब्जेक्टिव हो, सिंगल ऑब्जेक्टिव हो, वो ट्रेड यूनियन क्या है? वो अपना रजिस्ट्रेशन के झंझट में नहीं पड़ता है। लेकिन जो ट्रेड यूनियन के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो, समझे, सीरीज हो ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करके वो बढ़ाते जा रहा हो, उस ट्रेड यूनियन को लंबा समय तक रहना है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और जो सिंगल ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, समझे? तो इंडिया में कंपल्सन नहीं है, फिर भी अपने फ्यूचर को देखते हुए ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कराता है, वैसा ट्रेड यूनियन जो लंबा समय तक सर्वाइव करना चाहता है, ठीक है, जिसके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है। अगर सिंगल ऑब्जेक्टिव है तो उसको लंबा समय तक सर्वाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूरा हो या नहीं पूरा हो डिफंग हो जाएगा, तो वैसे ट्रेड यूनियन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। तो ये हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ